हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूं पॉलिटी की लास्ट क्लास लेकर। और दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें लोकल गवर्नमेंट। लेकिन लोकल गवर्नमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसे देखेंगे। फिर हम लोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, एनएचआरसी, एसएचआरसी, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग आएंगे लोकल गवर्नमेंट के ऊपर और उससे रिलेटेड प्रोविजंस को देख के हम लोग आज के सेशन को फिर क्या करेंगे, हम लोग मतलब पॉलिटी को हम लोग कंक्लूड करेंगे। हेलो चंद्रेश, चंदन, सौरभ, नितेश, पंकज, आकांक्षा, पूनम, कोमल, अजेंद्र, श्वेता, निधि, मुस्कान, करण, राजेश, प्रियांशु, रसकेश। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले देखिए, हम लोग कल देख रहे थे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, एसपीएससी। एक होता है दोस्तों ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये क्या होता है? ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, है ना? याद रखिएगा, जैसे हम लोगों ने बात करी कि जो एसपीएससी और यूपीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी, ये क्या है? संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या? इसका स्थापना संविधान के प्रावधानों के तहत हुआ है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। सर स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या? वैधानिक निकाय। वैधानिक निकाय का मतलब क्या? पार्लियामेंट ने इसे कानून पारित करके इसका निर्माण करेगा, वैधानिक निकाय। लेकिन कब? याद रखिएगा, जब दो या दो से ज्यादा राज्य पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करें। जब दो या दो से ज्यादा राज्य पार्लियामेंट से जाकर के रिक्वेस्ट करता है कि पार्लियामेंट प्लीज हम राज्यों के लिए, दो या दो से ज्यादा राज्यों के लिए आप क्या करिए, एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का क्या कर दीजिए, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर दीजिए, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन कर दीजिए। तो पार्लियामेंट क्या करेगी? उन राज्यों के लिए कानून पारित करके एक ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या करेगी? गठन करेगी। यानी कि ये संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक वैधानिक निकाय है। और याद रखिएगा, इसके मेंबर्स और चेयरमैन, इसके मेंबर्स और चेयरमैन को कौन अपॉइंट करते हैं? इसके मेंबर्स और चेयरमैन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। इसके मेंबर्स और चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। जबकि मैंने आपको बताया तो जो एसपीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके जो मेंबर और चेयरमैन हैं उनको कौन अपॉइंट कर रहे हैं? गवर्नर। लेकिन रिमूव कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। ओके, याद रखिएगा इनका जो टर्म होता है एसपीएससी, साथ ही साथ यहां पर यह भी याद रखना, जो एसपीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके भी मेंबर का टर्म क्या होता है? 6 ईयर और 62 ईयर। 6 ईयर और 62 ईयर, व्हिच एवर इज अर्लियर, जो पहले पूरा हो जाए। 6 साल या 62 साल, जो पहले पूरा हो जाए, ये होता है किसका? ये ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर का टर्म होता है। साथ ही साथ यही टर्म होता है किसका? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर का। और याद रखिएगा, इनको प्रेसिडेंट, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर की तरह ही रिमूव करते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट जैसे यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर को रिमूव करते हैं, जिन ग्राउंड्स पर रिमूव करते हैं, सेम उसी ग्राउंड और सेम उसी प्रोसेस के तहत इन्हें भी क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। इस चीज को आप याद रखिए। ठीक है, ले सकते हैं प्रतिभा, कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल ले सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। पहले आप इतना लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। आगे चलें। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आज की क्लास थोड़ी हो सकती है लंबी हो, है ना?
थोड़ी मतलब हो सकता है 12:15 12:30 तक में भी जाए, है ना, तो आप लोगों को जुड़े रहना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कल भी बताया था सत्यम, आई एम नॉट हियर, रोज मैं यही आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से नहीं बताऊं। क्लास रेगुलर करो तो मैं इस तरह के सवाल तुम्हारे मन में नहीं आएंगे, ठीक है। कल की क्लास में थे नहीं थे, इसलिए तुम ऐसा सवाल पूछ रहे हो। चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बाद, नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या जिसे कहते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग। देखिए सबसे पहले तो याद रखिएगा इट इज अंडर पार्ट 15 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कहां से कहां तक है? आर्टिकल 324 से लेकर कहां तक है? आर्टिकल 329 ए तक है। याद रखिएगा इसका जो स्थापना हुआ था, इसकी ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। याद रखिएगा एक इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र, यह एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी कि स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, ठीक है। याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को हुई, 25 जनवरी 1950 को हुई। और याद रखिएगा इसलिए 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे। क्या मनाते हैं जी? नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और याद रखिएगा कि इसका कार्य फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है, कंडक्ट कराना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना है ना। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो फटाफट इसे आप लिखिए, फिर चलता है इसके आगे, अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, चलें आगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, है ना। दूसरा लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड तीसरा लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव कराना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना, विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव कराना, ये इसका क्या है? काम है। याद रखिएगा टिल 1989 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज अ सिंगल मेंबर बॉडी। यानी कि 1989 तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थी वो क्या थी? एक सिंगल मेंबर बॉडी थी। लेकिन इन जनवरी 1989 बाय ECI एक्ट 1989 two election commissioner were added in इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कि याद रखिएगा 1989 तक जो हमारा इलेक्शन कमीशन हुआ करता था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हुआ करता था,
उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ करते थे, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो याद रखिएगा उनका नाम था सुकुमार सेन। क्या नाम था उनका, सुकुमार सेन। ये पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, हमारे देश के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। 1989 तक यही मसला चलता रहा, यही चलता रहा। सिंगल मेंबर बॉडी थी, एक सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही हुआ करते थे और कोई नहीं होते थे। लेकिन याद रखिएगा जो आपका 1989 जब आता है, 1989 में हमारे संविधान में एक संविधान संशोधन होता है। कौन सा, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989। और इसके तहत क्या होता है, इसके तहत याद रखिएगा वोट देने की आयु को 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया जाता है, 18 वर्ष कर दिया जाता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वर्कलोड ज्यादा, तो क्या किया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, नॉट सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर वर्कलोड ज्यादा, भारतीय निर्वाचन आयोग के ऊपर वर्कलोड ज्यादा। तो भारतीय निर्वाचन आयोग को सिंगल से मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया, यानी कि वहां पर 2 इलेक्शन कमिश्नर का पद भी क्या किया गया, जोड़ा गया। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो फटाफट पहले इतना लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है तो बताएंगे। चलें आगे, लास्ट 2 लाइन का हिंदी। तो ये हिंदी वाली समस्या लास्ट क्लास तक नहीं गई आप लोगों की, नहीं देख लीजिएगा। 1989 तक भारतीय निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय थी। और दूसरा लिख लीजिएगा, जनवरी 1989 में भारतीय निर्वाचन आयोग अधिनियम 1989 के तहत इसमें 2 निर्वाचन आयुक्त जोड़े गए, जोड़े गए। ठीक है, एडेड इन 2 इलेक्शन कमिश्नर वेयर एडेड इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये लिखा है मैंने, 2 इलेक्शन कमिश्नर वेयर एडेड इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आया समझ में ऋषिकेश जी? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है तो फटाफट बताइए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे, देखते हैं इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। सर निर्वाचक होगा, आप निर्वाचन बोलते हैं, क्या निर्वाचक होगा? अच्छा, मुख्य निर्वाचक आयुक्त, देख लीजिएगा हिंदी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोलते हैं, निर्वाचक आयुक्त बोलते हैं। ठीक, वो देख लेना हिंदी में क्या बोलते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं, इसके बाद अगला है कंपोजिशन। समझिएगा ध्यान से, कंपोजिशन की बात करते हैं तो एक तो इसमें क्या है, सीसी, एक क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है एक, है ना, और अदर इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि अन्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं, ये कितने हैं आपके, 2 हैं। ठीक, याद रखिएगा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये जो हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट
दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी और इस कमेटी में पीएम होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होंगे, है ना। ये कमेटी होगी और ये कमेटी बताएगी कि जो इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कैसे होगी। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करेगा, मतलब कि कौन अपॉइंट होगा। लेकिन इसको लेकर अभी बहुत मसला चल रहा है ना। अभी बस इसको समझिए, पहले क्या होता था, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे किसके, गवर्नमेंट, जो भी प्राइम मिनिस्टर या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके सलाह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते थे। लेकिन याद रखिएगा पहले क्या होता है, इसमें ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बीच में पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के पावर का यूज करते हुए कहा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट के ने आर्टिकल 142 के पावर का यूज करते हुए कहा, देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम ना क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना। एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, इसका इंडिपेंडेंट होना बहुत आवश्यक है, इसका स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है। और स्वतंत्र होने के लिए इसके जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, इसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर उनकी जो नियुक्ति है, उनकी नियुक्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इसमें बदलाव करना पड़ेगा। गवर्नमेंट अपनी इच्छा से अपॉइंट ना करे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को अपॉइंट करेगी तो वो उसके फेवर में क्या करेगी, काम करेगी, तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन फिर करवाने में असमर्थ हो जाएगी, दिक्कत होगा इससे। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का पावर यूज करते हुए कहा कि देखो अब से इलेक्शन कमिश्नर और जो अदर मतलब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसका जो अपॉइंटमेंट होगा उसके लिए एक कमेटी होगी, ये कमेटी नाम का सिफारिश करेगी और तब जाकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होगी। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कमेटी होगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और एक कौन होंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होंगे। ये तीन लोगों की एक कमेटी होगी और ये नाम जो भी नाम डिसाइड करेगी उसे इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा। इसको लेकर मतलब जो पार्लियामेंट है फिर इसको चैलेंज करती है पार्लियामेंट कि नहीं देखिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एक्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथककरण की बात करता है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, क्या हम उसमें इंटरफेयर करते हैं? नहीं, आप अपनी इच्छा से, हमने एनजेक लाया, अपने एनजेक को रिजेक्ट कर दिया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी पर खतरा है इससे, है ना। जब आप अपने अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव का वो मतलब नहीं ले सकते हैं, है ना। सबसे बड़ी पार्टी गोलू बघेल जी, मैंने कई बार बताया है इसको, है ना, जो सबसे जो मतलब अपोजिशन में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसके वो होंगे यहां पर, ठीक है। तो पार्लियामेंट का ये कहना है गवर्नमेंट का कि देखिए जब आपके अपॉइंटमेंट में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हम लोगों को आपने हिस्सा नहीं दिया, भाई एग्जीक्यूटिव ये कार्यपालिका का काम है, आप क्यों इसमें आ रहे हैं, सीजीआई क्यों आ रहे हैं आप इसमें, क्या जरूरत है आपको? ये इससे सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एक्जीक्यूटिव पर खतरा नहीं है, इसे तो खतरा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जनवरी में ये मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो इस पर हम अप्रैल में सुनवाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या सुनवाई होता है ना। आपको अभी इससे रिलेटेड आपसे सवाल एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि अभी बड़ा मतलब मामला जो है लंबित है। तो आपको बस अभी तक ये याद रखना है, आगे अब सुप्रीम कोर्ट का अप्रैल में, देखिए अप्रैल आ चुका है, क्या जजमेंट आता है फिर हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर की हम लोग बात करते हैं, तो याद रखिएगा जो इनके लिए कोई क्वालिफिकेशन है क्या, याद रखिएगा, नो एनी एलिजिबिलिटी is mentioned for CC and other EC, other election commissioner in our constitution। यानी हमारे संविधान में ऐसा कोई योग्यता नहीं दिया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का क्या योग्यता होना चाहिए, हमारे संविधान में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। इनका जो टेनर होता है, टर्म होता है, टर्म कितना होता है, टर्म होता है याद रखिएगा 6 ईयर और 65 ईयर, whichever is earlier, whichever is earlier। इसके बाद याद रखिएगा CC is removed by president। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है
is removed by president on same manner as जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी कि देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है ना, वैसे ही, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे रिमूव किया जाता है ना, वैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करेंगे। लेकिन जब बात करते हैं इलेक्शन कमिश्नर की, याद रखिएगा, अदर इलेक्शन कमिश्नर आर रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, अदर इलेक्शन कमिश्नर आर रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऑन एडवाइस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है युवराज जी, ये पॉलिटी की क्लास चल रही है बाबू, है ना। अच्छा, एक चीज और भी यहां पर 2 पॉइंट और भी लिख लीजिएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर हैव इक्वल पावर एंड सैलरी, यानी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है, उनकी पावर और उनकी जो सैलरी होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, और याद रखिएगा कि एनी डिसीजन इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया is taken by majority, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो कोई डिसीजन है वो कैसे लिया जाता है, वो मेजॉरिटी से लिया जाता है, यानी कि बहुमत से लिया जाता है। इस चीज को भी आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। संदीप जी, मैंने कल भी बताया था ये, है ना। नहीं रिवीजन हो पाया तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ करवा दिया है, नहीं हो पाया है तो क्यों नहीं हुआ है। अब इसका फंक्शन देखते हैं हम लोग। फंक्शन क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? व्हाट इज फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उससे आप लोग देखते हैं। तो कल की क्लास देखो, कल की क्लास में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया है क्या क्या है। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो देखिए सबसे पहला हम लोग देखेंगे प्रशासनिक कार्य। क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या क्या है, प्रशासनिक कार्य, कई सारे फंक्शन है इसके। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, यानी कि प्रशासनिक कार्य की, प्रशासनिक कार्य। और जब प्रशासनिक कार्य की बात करते हैं तो याद रखिएगा सबसे पहला जो प्रशासनिक कार्य है, सबसे पहला जो प्रशासनिक कार्य है वो है इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करना, इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करना। दूसरा, किसी पार्टी को नेशनल, स्टेट, रीजनल पार्टी का दर्जा देना, रीजनल पार्टी का स्टेटस देना। किसी पार्टी को चुनाव चिन्ह यानी इलेक्शन सिंबल प्रदान करना।
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करना, यानी चुनाव आचार संहिता जिसे बोलते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करना, चुनाव आचार संहिता को लागू करना। अगला है जो नेक्स्ट है, चुनाव के तारीखों की घोषणा करना। नेक्स्ट है एलिजिबल वोटर को रजिस्टर करना, वोटर को रजिस्टर करना। एंड नेक्स्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराना। ठीक है, दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सर क्या इस बार इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं? चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि इस बार इलेक्शन है। हाँ डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वाजी जुडिशियल फंक्शन। भाई ऑलरेडी अपडेटेड है अजीत जी पीडीएफ। किस पीडीएफ की बात कर रहे हैं आप? लिख लिया यहां तक? नहीं कोई जरूरत नहीं है शुभम जी, है ना। नेक्स्ट है क्वाजी जुडिशियल फंक्शन, क्वाजी जुडिशियल फंक्शन यानी अर्ध न्यायिक कार्य। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अर्ध न्यायिक कार्य। तो पहला, किसी पार्टी के इलेक्शन डिस्प्यूट मतलब इलेक्शन सिंबल, किसी पार्टी के इलेक्शन सिंबल के डिस्प्यूट को सॉल्व करना। दूसरा, किसी इलेक्शन को कैंसिल करना, किसी इलेक्शन को क्या करना? कैंसिल करना। अगर किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ है किसी इलेक्शन में, किसी तरह का कोई दिक्कत हुआ है तो वहां पर उस इलेक्शन को क्या करना? कैंसिल करना। ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद जो इलेक्शन, अगर कोई कैंडिडेट निश्चित मतलब कि एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के अंदर, निश्चित समय सीमा के अंदर खर्च का ब्यौरा नहीं देता है, खर्च का ब्यौरा नहीं देता है, मतलब चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं देता है, तो उसके कैंडिडेचर को कैंसिल करना। उसके कैंडिडेचर को कैंसिल करना। ठीक है, उसके कैंडिडेचर को कैंसिल करना। ठीक है, क्लियर? इसे आप लोग लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। जो एडवाइजरी फंक्शन है उसकी बात करेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ओके यू कैन राइट इन इंग्लिश, टू सॉल्व dispute of election symbol of any party, cancel any election, and third, if any candidate didn't give detail of election expenditure in a fixed time limit, then Election Commission of India can cancel the candidature of that candidate. Election Commission of India can cancel द कैंडिडेचर ऑफ दैट कैंडिडेट। अगर इलेक्शन चुनावी खर्च का ब्यौरा यानी कि डिटेल नहीं देता है तो उसके कैंडिडेचर को कैंसिल करना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एडवाइजरी फंक्शन, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी फंक्शन। एडवाइजरी फंक्शन, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। कौन कौन से है? पहला, किसी स्टेट में आप याद करिए जब प्रेसिडेंट रूल पढ़ा था तो किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को 1 साल से ज्यादा लगाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देना, के लिए प्रेसिडेंट को सलाह देना। यस और नो बताओ। यानी कि अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को 1 साल से ज्यादा लगाना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगी? सर्टिफाई करेगी, सलाह देगी कि सर देखिए अभी इस राज्य में चुनाव कराना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये नियम है राकेश जी, है ना, ये कानून है कि जिस दिन से इलेक्शन का स्केड्यूल डिक्लेयर हो जाता है उसी दिन से आपकी चुनावी आचार संहिता क्या हो जाती है? लागू हो जाती है। यानी उसके बाद गवर्नमेंट कोई नए पॉलिसीज, कोई नए डिसीजंस नहीं ले सकती। क्लियर? कोई लोक लुभावन नीतियां नहीं ला सकती है ना, कोई नई पॉलिसीज नहीं ला सकती है ना, गवर्नमेंट कोई नए डिसीजंस नहीं ले सकती है उसके बाद से। कैंडिडेचर का मतलब होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए आप फॉर्म फिल करते हैं शिवेंद्र जी, है ना, आपका फॉर्म में कोई गलती कर होगी आपको, तो आपने एज ए कैंडिडेट फॉर्म फिल किया, ठीक है, लेकिन आपने कोई डिटेल गलत कर दिया, आपने फोटो साइन ये सब मिसमैच कर गया, तो आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा यूपीएससी के द्वारा, या आप एग्जाम नहीं दे सकते। समझ में आ गया? ठीक है, दूसरा याद रखिएगा, किसी एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में, किसी एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में प्रेसिडेंट को सलाह देना। बताया था ना, अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के अलावे अगर कोई मामला है तो उस संबंध में जो डिसीजन होता है, उस संबंध में, उस डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन प्रेसिडेंट को किससे सलाह लेना पड़ता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। और इसका जो भी सलाह होता है वो मानना बाध्यकारी होता है किसी एमएलए, एमएलसी के डिस्क्वालिफिकेशन, किसी एमएलए, एमएलसी के डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में किससे? संबंध में गवर्नर को सलाह देना। गवर्नर को क्या करना? सलाह देना। ओके, दीज आर फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब हम लोग बात करेंगे एनएचआरसी, है ना, किसकी बात करेंगे? एनएचआरसी की, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। पहले आप इतना लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए।
ये सब कब पढ़ा चुके हैं भाई? हाँ राकेश, ये वाला पढ़ा चुके हैं, इसलिए तो मैंने बोला कि भाई ये पढ़ा चुके हैं पहले भी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एडवाइजरी फंक्शन है तो यहां पर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा एनएचआरसी। एनएचआरसी क्या पूरा मतलब है इसका? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। यहां से आपके एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है, हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। अच्छा यहीं से सवाल है मेरा, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे ये कब मनाते हैं बता सकते हैं आप लोग? वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? याद रखिएगा इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि एक संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि कैसा निकाय है? इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि एक वैधानिक निकाय है। और याद रखिएगा ये जो वैधानिक निकाय है इसकी स्थापना कैसे होती है? तो इसकी स्थापना प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, ये आपसे सवाल पूछा गया है कि इसकी स्थापना किस एक्ट के तहत हुई है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, यानी मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 के तहत हुई, 1993 के तहत हुई, यानी कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। It was established by Protection of Human Rights Act 1993 and established on 12th of October 1993, यानी कि 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई। इसके जो फर्स्ट चेयरपर्सन उनका नाम क्या था? उनका नाम था, याद रखिएगा, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा was first chairman of NHRC। वेरी गुड, 10th of December, बहुत बढ़िया राकेश, अमित भाई। कॉन्स्टिट्यूशन कैसी बात कर रहे हो सौरभ? मतलब ये तो बिल्कुल बेकार वाली बात हो गई, तुमने एकदम बिल्कुल बच्चे वाली बात कर दी, है ना? बताओ की कि नहीं की? आगे चला हम लोग। हाँ जी, किसमें डाउट है बताइए, क्या डाउट है उसमें? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, याद रखिएगा, इसके चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड सीजीआई होते हैं। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड सीजीआई होते हैं। इनका जो टर्म है, याद रखिएगा, इनका टर्म कितना होता है? 70 ईयर और 3 ईयर होता है। ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, 70 ईयर और 3 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। ठीक, इनका जो टर्म होता है, क्या क्लियर करना भाई, पूछो तो क्या क्लियर करना? बताया तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पब्लिक क्यों रहेगा? हाँ
इसके बाद याद रखिएगा, आया समझ में, याद रखिएगा इसके मेंबर और चेयरमैन को, इसके मेंबर और चेयरमैन को प्रेसिडेंट एक कमिटी के सलाह पर अपॉइंट करते हैं, जिसमें कौन कौन लोग होते हैं, जिसमें याद रखिएगा कौन होते हैं, पीएम एज हेड इस कमिटी के, दूसरा स्पीकर ऑफ लोकसभा इसमें होते हैं, तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा के अंदर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो रहते हैं इस कमेटी में, चौथा डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होते हैं इस कमेटी में, और पांचवा यूनियन होम मिनिस्टर जो गृह मंत्री होते हैं वो भी होते हैं इस कमेटी में। ठीक है, इनके जो मेंबर्स और इनके जो चेयरमैन होता है ना, सर मेरा गलत था ये क्वेश्चन सीडीएस में जब आया था, अच्छा 65 ईयर लगाया था, ओके नो इशू, अब तो नहीं करिएगा गलती। इसके मेंबर और चेयरपर्सन चेयरमैन जो होता है, जब मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ दिस चेयरमैन मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट on recommendation of a committee consisting of PM as its head, Speaker of Lok Sabha, Leader of Opposition in Lok Sabha and Rajya Sabha, Deputy Chairman of Rajya Sabha and Union Home Minister। ठीक है, इतना आप लोग लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। हाँ मुझे भी लग रहा है ना, ये अभी रील देखने का समय नहीं है बाबू, है ना, रिवीजन करो, अपने कंटेंट पे फोकस करो, बाद में रील देखना, ऐसा कुछ करो कि लोग तुम्हारा रील देखें, है ना, इंटरव्यू वाला, ऐसा कुछ करो, यानी कि तुम दूसरे का देखो। ठीक है, चल हम लोग बात करते हैं इसके बाद, याद रखिएगा मेंबर एंड चेयरमैन of NHRC are removed by President on ground of proved misbehavior or incapacity, on ground of proved misbehavior or incapacity, proved misbehavior or incapacity, यानी कि जो इसके जो मेंबर्स है ना, इसके जो चेयरमैन हैं उनको प्रेसिडेंट हटाएंगे, कैसे, तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के आधार पर। याद रखिए फंक्शन ऑफ एनएचआरसी इज जुडिशियल इन नेचर, यानी कि जो इसका फंक्शन होता है वो जुडिशियल होता है नेचर में, बट इनके जो भी रिकमेंडेशंस होते हैं दे आर एडवाइजरी। याद रखिए रिकमेंडेशन ऑफ एनएचआरसी इज एडवाइजरी इन नेचर, यानी कि इसके जो भी सलाह होते हैं वो नेचर में कैसे होता है, एडवाइजरी होते हैं। एंड याद रखिएगा जो इसका कार्य क्या है, इसका कार्य फंक्शन ऑफ एनएचआरसी, इसका कार्य पूरे देश के ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के मामलों की जांच करना है, पूरे देश के ह्यूमन राइट्स
के वायलेशन, पूरे देश की ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के मामले की जांच करना है, मामले की जांच करना है। लेकिन कब तक का? तो याद रखिएगा मैक्सिमम 1 ईयर तक। अगर आपका आज मान लीजिए आपका लगता है कि आपके साथ आपके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, आपके पास 1 साल का टाइम होता है कि विद इन 1 ईयर यू कैन अप्रोच टू एनएचआरसी। और एनएचआरसी 1 साल तक पहले तक के जो मामले होते हैं ह्यूमन राइट्स के, उन मामलों की जांच करता है और उसमें जो भी एक्शन लेने का क्या करता है, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देता है। और वो जो भी मतलब रिकमेंडेशन देता है वो एडवाइजरी होता है नेचर में, यानी कि सलाहकारी होता है नेचर में, उसको मानना बाध्यकारी नहीं होता। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? इसके बाद हम लोग बात करेंगे एनसीडब्ल्यू। आगे चलें, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? हाँ बिल्कुल, है ना। अगर उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है यहां पर तो वो अप्रोच कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल काम करता है ना चंद्रेश जी, बिल्कुल काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, लेकिन लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, वो अप्रोच नहीं करते हैं। नेक्स्ट है एनसीडब्ल्यू। एनसीडब्ल्यू मतलब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। याद रखिएगा ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या है, यानी कि एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय का मतलब क्या है, इसके लिए पार्लियामेंट ने कानून पारित किया। किस कानून के तहत किसकी स्थापना हुई है? एस्टैब्लिश्ड बाय एनसीडब्ल्यू एक्ट ऑफ 1991। एंड याद रखिएगा एस्टैब्लिश्ड ऑन 31st of Jan 1992। याद रखिएगा इसकी जो पहली चेयरमैन, फर्स्ट चेयरपर्सन थी, इसकी फर्स्ट चेयरपर्सन, इसकी जो पहली हेड थी वो कौन थी? वो थी जयंती पटनायक। क्या नाम था उनका? जयंती पटनायक। ठीक है, और याद रखिएगा इसका जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन इसमें क्या होता है, इसमें याद रखेंगे एक चेयरपर्सन होते हैं, एक चेयरपर्सन होंगे और 5 अदर मेंबर होते हैं, यानी कि टोटल 6 मेंबर होते हैं। इसमें 5 क्या होते हैं? अदर मेंबर होते हैं। ठीक है, एंड याद रखिएगा इसके मेंबर और चेयरपर्सन को, इसके मेंबर और चेयरपर्सन को, इसके मेंबर और चेयरपर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? नॉमिनेट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? नॉमिनेट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? नॉमिनेट करती है। और याद रखिए गवर्नमेंट जब भी वुमन से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाती है, वुमन से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाए तो एनसीडब्ल्यू यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से सलाह लेना होता है। ठीक है, यानी कि जब भी कोई ऐसी पॉलिसी बनाए गवर्नमेंट जो कि महिलाओं को प्रभावित करता हो, वुमेन को जो अफेक्ट करता हो, तो याद रखिएगा उसके लिए एनसीडब्ल्यू को किससे, मतलब जो गवर्नमेंट है उसको किससे? एनसीडब्ल्यू से सलाह लेना क्या होता है? अनिवार्य होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। ये फंडामेंटल राइट की बात नहीं कर रहा है शिवम, ये बात कर रहा है ह्यूमन राइट्स की, है ना। फंडामेंटल राइट तो जो पार्ट 3 के अंदर है, बाकी ह्यूमन राइट्स के अंदर कई सारे अधिकार हैं, है ना। क्लियर? ठीक है, आप कभी ऋषिकेश जी डाल लीजिएगा विच राइट्स आर अंडर ह्यूमन राइट्स, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, कौन कौन से ह्यूमन राइट्स के अंदर हैं।
ठीक है, आगे चला हम लोग, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब हम लोग बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट की। नाउ वी विल टॉक अबाउट लोकल गवर्नमेंट। चेक कर लीजिएगा करंट में श्रेया जी कौन है ना? आई थिंक ममता समथिंग कुछ नाम है, एक बार आप देख लीजिएगा कौन करंट में चेयरपर्सन है। ये करंट का मुद्दा है। चलिए अब हम लोग लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं। हाँ, रेखा शर्मा है आई थिंक। हाँ ठीक है, रेखा शर्मा। नहीं, क्या लिखा है मैंने? इनका भी सलाह मानना जरूरी नहीं होता, एडवाइजरी होता है नेचर में, है ना? एडवाइजरी होता है नेचर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार, इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बाय लोकल पीपल। स्थानीय लोगों के द्वारा जो शासन हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या है? जो ग्रास रूट लेवल पर जो लोग हैं उनको भी डेमोक्रेसी में शामिल किया जाए। अगर आपसे पूछा तो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ लोकल गवर्नमेंट? लोकल गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये वर्ड याद रखिएगा जब भी आपको लोकल गवर्नमेंट टर्म दिखे, यानी कि इसे हम कहते हैं लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ओके, एंड याद रखिएगा सबसे पहले पंचायती राज को लागू करने वाला, सबसे पहले पंचायती राज को लागू करने वाला, सबसे पहले पंचायती राज को लागू करने वाला राज्य कौन सा है? राज्य राजस्थान है। राजस्थान ने कब किया था? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले कहां पर किया गया था? उनको नागौर में पंचायती राज की शुरुआत हुई। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पंचायत राज की शुरुआत हुई। और याद रखिएगा फर्स्ट, सेकंड जो स्टेट है, सेकंड स्टेट जिसने कि पंचायती राज को लागू किया है वो कौन सा है? वो है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जिसने कि पंचायती राज को लागू किया। कब? 1959 में ही। अब इसके ऊपर कौन कौन सी कमिटीज हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। डिफरेंट कमिटीज जो बनाई गई थी इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। चला, नेक्स्ट है कमिटीज ऑन पीआरआईज। कमिटी ऑन पीआरआईज यानी पीआरआईज का मतलब है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। पहला बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी, याद रखिएगा ये इसका कब होता है गठन? 1957। याद रखिएगा इनका इसका गठन सीडीपी यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान एंड एनईपी नेशनल एक्सटेंसिव प्लान के विफलता के कारणों के जांच के लिए, विफलता के कारण
क्या जांच के लिए हुआ था? देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान होता है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 2 योजनाएं स्टार्ट की जाती है। कौन कौन से? सीडीपी और एनईपी। सीडीपी का मतलब है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान, है ना, ठीक। सीबीसी के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, लोकपाल, सीबीसी, एनसीएम, ये सब अब देखिए क्या है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं शिवेंद्र, है ना। आप इसके बारे में खुद भी देख सकते हैं, है ना, लोकपाल के बारे में, सीबीसी के बारे में, एनसीएम के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल, कुछ चीजें आप लोग ऐसे टॉपिक्स खुद भी आप कर सकते हो, है ना। बाकी मैं देखता हूं, मैं होगा तो बता दूंगा आपको। इसका गठन याद रखिएगा, सीडीपी एंड एनईपी के विफलता के कारण के जांच के लिए हुआ था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान एंड नेशनल एक्सटेंसिव प्लान। और इन्होंने किसकी बात करी? इन्होंने कहा कि ये सब जो है, इन्होंने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी। इन्होंने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात की, यानी इन्होंने कहा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की। इन्होंने रिकमेंड किया किसके, कि देखो जो पॉलिसीज है उसे सेंटर के लेवल पर नहीं बल्कि ग्रास रूट लेवल पर बनाइए। जो ग्रास रूट लेवल पर जो लोग हैं उनको क्या करिए, पार्टिसिपेट करिए, उनको मतलब क्या करिए, पावर्स दीजिए, ठीक है। और याद रखिएगा, इन्होंने 3 टियर पंचायती राज व्यवस्था को, इन्होंने त्रिस्तरीय 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम की सिफारिश की। इन्होंने कहा कि देखिए जो 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, 3 टियर यानी कि 3 स्तर वाली पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। और इन्होंने कहा कि क्या क्या कहा, अभी हम लोग बात करते हैं, पहले आप लोग इसे लिखो फिर चलते हैं इसके आगे, ठीक है। चला आगे। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखो 3 टियर पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि 3 टियर पीआरआईज होना चाहिए। इन्होंने कहा कि देखो विलेज लेवल पर क्या होना चाहिए, ग्राम स्तर पर, विलेज लेवल पर क्या होना चाहिए, ग्राम पंचायत, विलेज लेवल पर क्या होना चाहिए, ग्राम पंचायत होना चाहिए। और इसके सदस्यों का जो चुनाव है ना, ये कैसे होना चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा होना चाहिए। इन्होंने रिकमेंड किया कि जो ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं उनका चुनाव कैसे होना चाहिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि जो ब्लॉक लेवल है, यानी प्रखंड स्तर जो है, वहां पर क्या होना चाहिए, ब्लॉक पंचायत, या उसे नाम दिया इन्होंने क्या, पंचायत समिति, ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति होना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यानी जो जिला स्तर है, जिला स्तर पर क्या होना चाहिए, जिला परिषद होना चाहिए, जिला परिषद होना चाहिए। और ये जो जिला परिषद और ये जो है, इसका चुनाव कैसे होना चाहिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। इनका जो चुनाव है वो कैसे होना चाहिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा या अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होना चाहिए, इन्होंने ऐसा कहा। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी चेयरमैन ऑफ जिला परिषद, यानी जो जिला परिषद के चेयरमैन हो वो कौन हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बनाना चाहिए। जिला परिषद का चेयरमैन किसे बनाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बनाना चाहिए। और कहा कि गिव मोर फाइनेंशियल पावर, मोर फाइनेंशियल पावर टू ग्राम पंचायत, कि ग्राम पंचायत को ज्यादा वित्तीय शक्तियां देनी चाहिए, ग्राम पंचायत को ज्यादा वित्तीय शक्तियां देनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, तो पहले आप इतना लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। अशोक मेहता कमेटी की बात करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी लिखने वाला काम आप बाद में भी कर लेंगे, है ना। अशोक मेहता कमेटी, देखिए जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है ना। कुछ कुछ चीजें रह गई है उसको हम लोग यहां पर देख ले रहे हैं। अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी की बात की, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि 3 tier सिस्टम, इन्होंने कहा कि 3 tier सिस्टम शुड बी रिप्लेस्ड बाय 2 tier सिस्टम। इन्होंने कहा कि जो 3 tier सिस्टम है ना उसको रिप्लेस कर देना चाहिए किससे, 2 tier सिस्टम से। यानी कि जो 3 tier सिस्टम है ना, दो स्तरीय व्यवस्था, जो उसको 2 स्तरीय व्यवस्था से क्या करना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए। यानी कि विलेज लेवल पर क्या रहे, ग्राम पंचायत रहे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला पंचायत, बीच वाला लेवल नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों इन्होंने कही कि पंचायती पीआरआईज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए। पीआरआईज यानी पंचायत इंस्टीट्यूशंस को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। यानी कि सबसे पहले संवैधानिक दर्जे की बात किसने की, साथ ही साथ इन्होंने कहा कि पीआरआईज को टैक्सेशन पावर्स देने चाहिए। पीआरआईज को क्या देने चाहिए, टैक्सेशन पावर देने चाहिए। यानी कि इनको क्या देना चाहिए, टैक्सेशन पावर देने चाहिए, यानी कि कर लगाने की शक्ति देनी चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टी को पंचायती राज के चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। पंचायती राज के चुनाव में, इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। इनका ये रिकमेंडेशन था। ठीक है, इन्होंने ये रिकमेंड किया, इसे आप लिखेंगे। फिर चलते हैं इसके आगे। ऐसे लिखने का काम बाद में भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसका ईयर तो मैंने लिखना मैं भूल ही गया। ईयर भी याद रखना है आपने, है ना। 1977 है इसका ईयर, क्योंकि ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद 2 कमेटी और है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे इसके ऊपर आगे। याद रखिएगा, एक कमेटी है जीवी के राव कमेटी। जीवी के राव कमेटी, इसका गठन होता है कब, 1985। किसके द्वारा, तो याद रखिएगा, बस इसमें याद रखना है जीवी के राव कमेटी में 1985। इसमें बस आपको यह याद रखना है कि इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्लानिंग कमीशन, दैट्स इट। इसका जो गठन हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, प्लानिंग कमीशन के द्वारा हुआ था। बस इतना आपको याद रखना है ना, और कुछ भी नहीं। इन्होंने कहा था, एक लिख लीजिएगा, पोस्ट ऑफ डीडीसी शुड बी क्रिएटेड। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का पद का गठन होना चाहिए। एंड डीडीसी को जिला परिषद का चेयरमैन बनाना चाहिए। डीडीसी को जिला परिषद का चेयरमैन बनाना चाहिए, ऐसा आप लिख सकते हैं, जिला परिषद का चेयरमैन बनाना चाहिए। इसके बाद एक कमेटी बनी थी, याद रखिएगा, एलएम सिंघवी कमेटी। एलएम सिंघवी कमेटी, और एलएम सिंघवी कमेटी की बात करते हैं, इसका गठन कब होता है, 1986। किसके द्वारा, तो याद रखिएगा, बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट, बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट, बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट, राजीव गांधी की सरकार के द्वारा। और याद रखिएगा, इसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करी इन्होंने। और इसके बाद इन्होंने भी कहा कि जो न्याय पंचायत का गठन होना चाहिए, न्याय पंचायत,
न्याय पंचायत का गठन होना चाहिए। इन्होंने भी क्या कहा, न्याय पंचायत का गठन होना चाहिए। ठीक है, डीडीसी का पूरा मतलब है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, जिला विकास आयुक्त, है ना दीपांशु जी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। अब देखिए पंचायत राज की स्थापना सभी राज्य और सभी यूटी में हुई है, किन किन को छोड़कर तो हम लोग उसकी बात करते हैं। पीआरआईज का पूरा मतलब है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, शिवेंद्र जी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पीआरआईज, पीआरआईज is established in every state and UTs except, यानी कि हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पीआरआईज की स्थापना हुई है। अच्छा, लास्ट लाइन में क्या लिखा है सर? लास्ट लाइन में मैंने लिखा है न्याय पंचायत का गठन होना चाहिए। न्याय पंचायत शुड बी क्रिएटेड, न्याय पंचायत शुड बी क्रिएटेड, न्याय पंचायत का गठन होना चाहिए। नेक्स्ट याद रखिएगा पीआरआईज इज एस्टैब्लिश्ड इन एवरी स्टेट एंड यूटी, यानी कि हर राज्य और यूटी में पंचायत राज की स्थापना की गई है, लेकिन कुछ को छोड़कर। किसको किसको छोड़कर? तो याद रखिएगा नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, दिल्ली, schedule and tribal areas, schedule and tribal areas of state। वही schedule 5 और schedule 6 वाला याद करिए। छठा हिल एरिया ऑफ मणिपुर, हिल एरिया ऑफ मणिपुर, जो मणिपुर के जो हिल एरिया हैं वहां पर क्या होगा? वहां पर होगा डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल, मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। एंड सातवां दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आपका पंचायती राज नहीं है, यहां पर क्या है? दार्जिलिंग हिल गोरखा काउंसिल। क्या है? दार्जिलिंग हिल गोरखा काउंसिल, दार्जिलिंग हिल गोरखा काउंसिल। ठीक है, यानी कि इन क्षेत्रों में, भारत के सभी क्षेत्रों में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, लेकिन इन क्षेत्रों को छोड़कर नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, दिल्ली, स्केड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ स्टेट एंड दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड हिल एरिया ऑफ मणिपुर। यहां पर लिख सकते हैं दार्जिलिंग हिल गोरखा काउंसिल है। अगर आप गए होंगे वहां पर तो आपने देखा भी होगा, दार्जिलिंग हिल गोरखा काउंसिल है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, है ना, और उससे रिलेटेड प्रोविजंस की। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए इसके बाद की बात करते हैं तो 73rd, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात करी है। 1992 इसके तहत पीआरआईज को संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, दर्जा दिया गया। पार्ट 9 जोड़ा गया, ये सब बताया है पहले भी आपको। स्केड्यूल 11 जोड़ा गया, 11 जोड़ा गया।
इसके बाद इसे जो 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया, इसे 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। और इसके तहत पहले जो चुनाव कराए गए कहां पर, मध्य प्रदेश में। इसके तहत जो पहला चुनाव कराया गया कहां पर कराया गया, मध्य प्रदेश में। और 24 अप्रैल को इसलिए क्या मनाते हैं हम लोग, नेशनल पंचायती राज दिवस। नेशनल पंचायती राज डे कब से मनाया जा रहा है, नेशनल पंचायती राज डे, याद रखिएगा फ्रॉम 2010 से मनाया जा रहा है। ठीक है, 2010 से मनाया जा रहा है। नहीं, ये जो लागू किया गया हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था, याद रखिएगा हमारे देश में पीआरआई को बलवंत राय मेहता की सिफारिशों पर, बलवंत राय मेहता की सिफारिशों पर लागू किया गया। यानी जो बलवंत राय मेहता की जो सिफारिशें थी उसे लागू किया गया है ना, पंचायत व्यवस्था में। ठीक है सिवल, जो पीआरआईज की जो स्थापना हुई है, जो हमारे देश में जो पीआरआईज का स्ट्रक्चर है, वो किसके सिफारिशों पर है, बलवंत राय मेहता के सिफारिशों पर है। क्योंकि बलवंत राय मेहता ने ही कही थी 3 टियर पंचायत राज व्यवस्था होनी चाहिए, और हमारे देश में 3 टियर पंचायत राज व्यवस्था है। लेकिन ऐसे स्टेट जहां पर जिनका, याद रखिएगा, ऐसे स्टेट जिनका पॉपुलेशन 20 लाख से क्या है कम है, तो वहां पर बीच वाले मिडल में जो ब्लॉक लेवल पर जो पंचायत समिति है उसका होना अनिवार्य नहीं है। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे क्या क्या 73वें संविधान संशोधन के क्या क्या कंपलसरी प्रोविजन थे उसकी हम लोग बात करेंगे, क्या क्या वॉलंटरी प्रोविजन थे उसकी हम लोग बात करेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं कंपलसरी प्रोविजन ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कंपलसरी प्रोविजन ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो यहां पर दोस्तों याद रखिएगा जो पहला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम सभा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम सभा और ग्रुप ऑफ विलेजेस, यानी कि हर ग्राम में या फिर गांव के समूह में एक ग्राम सभा का क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए। दूसरा डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब कि 3 टियर पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, यानी कि त्रिस्तरीय वाली पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। वही कि विलेज लेवल पर क्या होगा, ये सब कंपलसरी प्रोविजन है। विलेज लेवल पर क्या होगा, ग्राम पंचायत। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल पर क्या होगा, ब्लॉक लेवल पर क्या होगा, पंचायत समिति, यानी प्रखंड स्तर पर क्या होगा, पंचायत समिति, या इंटरमीडिएट लेवल पर, मध्य स्तर पर। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होगा, जिला स्तर पर क्या होगा, जिला परिषद। लेकिन याद रखिएगा इन्होंने साहब इसमें यह भी कहा कि भाई अगर किसी राज्य का पॉपुलेशन 20 लाख से कम है तो वहां पर ये बीच वाले इंटरमीडिएट लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर जो पंचायत समिति है उसका होना अनिवार्य नहीं है। आप ये चीज खुद भी लिख सकते हो कि जो ब्लॉक लेवल है, पंचायत स्तर है, जो मतलब जो प्रखंड स्तर है, ब्लॉक लेवल है, अगर किसी राज्य का पॉपुलेशन 20 लाख से कम है तो वहां पर इस इंटरमीडिएट लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर जो पंचायत समिति है उसका होना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि तीनों लेवल पर मेंबर्स के लिए चुनाव, तीनों स्तर पर मेंबर्स का चुनाव, मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होना चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा होना चाहिए। मेंबर्स का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा होना चाहिए।
ये क्या है, ये कंपलसरी प्रोविजन है। यानी कि अगर ग्राम पंचायत के मेंबर्स को चुनना है, पंचायत समिति के सदस्य को चुनना है, या फिर जिला परिषद के सदस्य को चुनना है, तो वो कैसे चुनेंगे? वो चुनेंगे आप कैसे? वो चुनेंगे डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा या प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। ठीक है सर। बाकी के चेयरमैन का चुनाव कैसे होगा? तो चेयरमैन के जब इलेक्शन की बात करते हैं तो इसमें कहा गया कि जो इसके चेयरमैन का इलेक्शन है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इसके चेयरमैन का मतलब कि ऐसे लिख लो, पंचायत समिति जिसके चेयरमैन को क्या कहता है? प्रमुख। पंचायत समिति और जिला परिषद के, यानी जो जिला परिषद है, जिला परिषद के चेयरमैन का चुनाव, जिला परिषद के चेयरमैन का चुनाव उनके सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होना चाहिए। उनके सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होना चाहिए। उनके सदस्यों के द्वारा कैसे होना चाहिए? अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होना चाहिए। अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होना चाहिए। यानी कि उनके जो मेंबर्स हैं वो अपने में से क्या करेंगे? चुनेंगे चेयरमैन को अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। कहां इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात करी है? हाँ, उन्होंने कही थी इनडायरेक्ट इलेक्शन की, लेकिन सारे रिकमेंडेशन को लागू नहीं किया गया था शिवम जी, है ना? मतलब जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, उन्होंने 3 टियर पंचायत राज व्यवस्था की बात करी। जो हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है वो किसके सिफारिशों पर लागू की गई हमारे देश में? बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिशों पर। ये उनकी ये बात मानी गई, लेकिन उन्होंने जो कहा था कि इसके मेंबर्स का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होना चाहिए, वो पूरा नहीं कि मेंबर्स का चुनाव जो वो कैसे होगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन से होगा। ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो विलेज लेवल पर जो चेयरमैन है, विलेज लेवल पर चेयरमैन का चुनाव का तरीका स्टेट डिसाइड करेगी। यानी कि जो स्टेट है, स्टेट खुद डिसाइड करेगी कि विलेज लेवल पर जो चेयरमैन है उसका चुनाव कैसे होगा। इसलिए अलग अलग राज्य के अंदर ना जो विलेज लेवल पर जो चुनाव मतलब होता है, चुनाव चेयरमैन का, वो अलग अलग तरीके से होता है। कहीं पर सरपंच बोलते हैं, कहीं पर क्या बोलते हैं? प्रधान बोलते हैं, कहीं पर कुछ बोलते हैं जो चेयरमैन है। और उनका चुनाव का तरीका अलग अलग है, अलग अलग राज्यों के अंदर। क्योंकि हमारे 73वें संविधान संशोधन के तहत जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर जो चेयरमैन चुने जाएंगे वो कैसे? अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाएंगे। लेकिन विलेज लेवल पर कैसे चुने जाएंगे, ये खुद राज्य डिसाइड करेगी कि विलेज लेवल पर जो चेयरमैन है उनका चुनाव कैसे होगा। साथ ही साथ ये क्या कहती है? ये कहती है कि SC ST के लिए उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सीट रिजर्व होनी चाहिए। सीट रिजर्व होनी चाहिए तीनों लेवल पर। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एट ऑल 3 लेवल, एट ऑल 3 लेवल। इसी तरह याद रखिएगा इसमें कहा गया मिनिमम 1/3 सीट, मिनिमम 1/3, मैक्सिमम आपको जितना देना है दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 1/3 सीट should be reserved for women at all 3 level। तीनों स्तर पर महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 सीट रिजर्व होनी चाहिए। और ये दो बातें कहां पर करी गई है? ये दो बातें करी गई है आर्टिकल 243 कैपिटल डी। आर्टिकल 243 क्लॉज डी, इसमें यह बात करी गई और यह सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ओके, एक ही चीज है, कहीं पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बोल देते हैं, कहीं पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत बोल देते हैं, है ना? बात सेम है शिवेंद्र जी। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, स्वायत्त जिला परिषद जो होता है वो कहां पर होता है? वो जो स्केड्यूल्ड एरियाज जो होता है वहां पर होता है शिवेंद्र। जो स्केड्यूल 6 के जो स्केड्यूल एरियाज हैं वहां पर 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, वो अलग है। नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहीं पर बोल देते हैं, कहीं डिस्ट्रिक्ट पंचायत बोल देते हैं, बात एक ही है। इसके बाद 2-3 पॉइंट और लिखेंगे, है ना? फिर हम लोग चलेंगे इसके आगे। याद रखिएगा, यह कहता है कि
टेनर ऑफ ग्राम पंचायत is fixed to 5 year from its first meeting। यानी कि इसका जो कार्यकाल होगा किसका, ग्राम पंचायत का, वो कितना होगा, वो होगा 5 साल। किस दिन से, जिस दिन पहली बैठक हुई है उस दिन से। अभी भी नहीं लग रहा है ना तो दीपी कुमार जी, तो फिर बड़ा दिक्कत है। कौन से, मतलब क्या एक भी क्वेश्चन नहीं लग रहा है तुमसे, नहीं लग रहा है तो आपके मतलब अंदर प्रॉब्लम है फिर, है ना। बिना अगर चीजों को रिवाइज किए, बिना चीजों को पढ़े अगर आप करेंगे तो हो गई, नहीं लगेगा कुछ। अभी आ रहा है करण जी, चिंता मत करिए, उसी पे आ रहा है। और ये कहता है कि अगर किसी कारण से पंचायत टर्म से पहले डिसॉल्व हो जाती है, टर्म से पहले डिसॉल्व हो जाती है, यानी कार्यकाल से पहले डिसॉल्व हो जाती है, तो 6 मंथ के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। तो 6 मंथ के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। और यहां पर जो नए पंचायत का गठन होगा, याद रखिएगा, वो किस बचे हुए टर्म के लिए होगा। सिर्फ जो भी नया पंचायत बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ कैसे, बचे हुए टर्म के लिए बनेगा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद याद रखिएगा, ये कहता है कि इसका चुनाव कराने के लिए, इसका चुनाव कराने के लिए क्या होना चाहिए, इसका चुनाव कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग होना चाहिए। और स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है, आप लोग कमेंट में बताइए। और याद रखिएगा, इसके साथ ही कहा गया कि स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन होना चाहिए। स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन होना चाहिए, स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन होना चाहिए, यानी कि राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। और याद रखिएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन जो होता है एज पर आर्टिकल 243 स्मॉल के, और स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो गठन होता है, याद रखिएगा, एज पर आर्टिकल 243 आई। ठीक है, क्लियर। पहला लाइन मैंने ये बोला है कि जिस दिन, मतलब जो इसका टेनर होता है ना, इसका जो कार्यकाल होता है किसका, ग्राम पंचायत का, चाहे जिला परिषद का, चाहे पंचायत समिति का, जिस दिन इसकी पहली बैठक होती है उससे 5 साल होता है। और अगर किसी कारण से मान लीजिए पंचायत डिसॉल्व हो गई 5 साल से पहले, चाहे मुखिया ने रिजाइन कर दिया या जो भी है, इस्तीफा दे दिया या फिर डेथ हो गया, कुछ भी हटा दिया गया, ठीक है, तो उसका जो निर्वाचन है, मतलब जो उसका जो चुनाव है, विदिन 6 मंथ हो जाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर 6 महीने का ही टेनर बचा है तो कराने की जरूरत नहीं है फिर। लेकिन इसका निर्वाचन कराएगा कौन, इसका निर्वाचन कराएगा, याद रखिएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग, जिसका गठन आर्टिकल 243 के तहत होता है। और याद रखिएगा, एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। किस लिए, ताकि केंद्र और मतलब जो राज्य सरकार है और जो पंचायत है, पंचायत के बीच जो पैसा है, पैसे का बंटवारा कर सके, पंचायतों को कितना पैसा दिया जाए। राज्य वित्त आयोग इसके लिए सिफारिश करती है, किसे, राज्य सरकार को। तो इसलिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। और ये राज्य वित्त आयोग का गठन, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है, इसका गठन कौन करते हैं, हर 5 वर्ष पर कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। क्लियर, यह बात समझ में आ गई। 5 साल पूरा होगा, 5 साल जैसे इसका टेनर है ना, तो इनका जो मतलब नए अगले पंचायत का जो मतलब चुनाव है वो 5 साल का टर्म जैसे पूरा मतलब हो रहा है उसके पहले हो जाना चाहिए, ये भी ठीक है। तो चलिए अभी के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। अब देखिए, अब आपकी ना मतलब क्या कहते हैं, एक मैं पीडीएफ अपडेट कर दूंगा, मैक्सिमम चीजें मैंने कवर कर दी है यहाँ पर, है ना। अब जैसे हमने किया है, इससे रिलेटेड और भी 2-4 आर्टिकल हैं, 5-6 मतलब पॉइंट हैं, है ना। म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड कुछ 2-4 पॉइंट हैं, मतलब 10-12 पॉइंट 20 पॉइंट होंगे। मैं एक एक्स्ट्रा पीडीएफ आपका अपडेट कर दूंगा, ठीक है।
तो आप लोग उस पीडीएफ को पढ़ लेना, बाकी नोट्स बना लेना। आज हमारी तरफ से ये पॉलिटी की लास्ट क्लास थी, मतलब हमने जितने भी लगभग टॉपिक्स थे सभी टॉपिक को हमने काफी डिटेल में बताया, है ना। हाँ, आज से आपकी क्लास फिनिश हो गई है। बाकी हम किसी दिन यूट्यूब पर देखते हैं, यूट्यूब पर किसी दिन आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे पॉलिटी का, जिसमें कि 2-3 घंटे हम आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस कराएंगे। तब तक आप लोगों का कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो बता दीजिएगा। बाकी एक पीडीएफ मैं इसके अलावा एक और पीडीएफ अपडेट करवा दूंगा, है ना, आप उससे नोट्स बना लेना। सर हमारे ऐशाग्र नगर पालिका का चेयरमैन का पिछला इलेक्शन में डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, हाँ, क्योंकि जो देखिए जो नगर निगम या नगर पालिका के जो चेयरमैन का चुनाव है वो कैसे होगा, वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है। तो वो किसी राज्य में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जैसे बिहार में क्या हुआ था, डायरेक्ट कह दिया गया कि अब जो नगर निगम के अंदर जो मेयर या नगर पालिका के अंदर जो अध्यक्ष है उसका चुनाव जो होगा वो कैसे होगा, डायरेक्ट इलेक्शन के तहत होगा, इसलिए ऐसा हुआ था। ठीक है शिवम जी। सर एक बार जिला परिषद का वर्क के बारे में बता दीजिए। जिला परिषद देखिए पूरे जिले के अंदर जो है ना, मतलब कैसे कैसे डेवलपमेंट हो, है ना, कैसे पूरे जिले में मतलब ऐसी कौन सी योजनाएं बनाई जाए, है ना, उसके लिए क्या करती है, योजनाएं वगैरह बनाना पूरे जिले के विकास के लिए ये काम करती है। ठीक है ऋषिकेश जी। क्वेश्चन मैक्सिमम कहां से आ सकता है, फंडामेंटल राइट से, डीपीएसपी से, पार्लियामेंट से, प्रेसिडेंट से, है ना, इसके बाद गवर्नर से, सेंटर स्टेट रिलेशन से, है ना, इन सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। और किसी का कोई डाउट? देखिए अब ये शिवेंद्र जी ऑलमोस्ट सब कुछ हमारा खत्म ही हो गया है ना, तो लेने का कोई मतलब नहीं है क्लास, और है ना एक पीडीएफ बस अपडेट कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। कोई समस्या होगी तो अभी यूट्यूब पर हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, है ना। सर एक ग्राम पंचायत को सरकार कितना पैसा देती है एक साल में, ये डिपेंड करता है ना, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है, ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंड करती है उस हिसाब से दिया जाता है। नॉर्मली ये मतलब कह सकते हैं कि आप अराउंड अलग अलग चीजों के लिए हो सकता है पर ईयर कम से कम मतलब 4-5 करोड़ का बजट होता है पर पंचायत, है ना। ठीक है, नहीं सौरभ कोई भी रिवीजन क्लास नहीं होगी, हाँ यूट्यूब पर आपकी प्रैक्टिस क्लास जरूर होगी एग्जाम के पहले। ठीक है, वो सब बहुत कम होता है, इसके अलग अलग राज्यों में अलग अलग है ना, डिफरेंट स्टेट के अंदर डिफरेंट है, तो वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप देखो क्या करो, हिंदू पढ़ो, योजना कुरुक्षेत्र ये पढ़िए, है ना शिवेंद्र, साथ ही साथ आप क्या कहते हैं राज्यसभा टीवी जो संसद टीवी है उसके कुछ डिबेट्स वगैरह देखिए। ठीक है, ये सब करिए मेरे हिसाब से आपका वो, और लिखने की कोशिश करिए। 11वीं अनुसूची ऑलरेडी मैंने बता दिया है दीपेंद्र, दीपू कुमार जी, अपना पढ़ा होगा अगर आपने। 11वीं अनुसूची में 29 कार्य असाइन किए गए हैं किसको, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, 29 फंक्शन। और किसी का कोई डाउट है तो बताओ। चलिए तो ठीक है ना, डाउट नहीं है, मैं ये पीडीएफ तो रहेगी, साथ में एक एक्स्ट्रा पीडीएफ मैं अपडेट करवा देता हूं, है ना, आप लोग से उससे नोट्स बना लीजिएगा। अब बाकी हम लोग वाईटी पर करते हैं, 1-2 दिन देखते हैं एग्जाम से पहले, मैं तो कुछ क्लासेस लेता हूं प्रैक्टिस के लिए, जिसमें कि मैं आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कराऊंगा। बाकी मिलते हैं ऐसे ही किसी और कभी सेशन में, किसी बैच में, है ना। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया करिए, अपना बेस्ट दीजिए एग्जाम में जाकर, जो भी देखिए पहले आए, है ना, आप उससे जाकर करना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है क्वेश्चन को, ताकि आप आते हुए सवालों को भी गलत ना करें। करेक्ट, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, इसका ध्यान रखना है ना, ट्रू फॉल्स का ध्यान रखना है, क्या आपसे पूछा जा रहा है, इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतर करेंगे, है ना। और चलिए फिर आज हम लोग खत्म करते हैं इस मतलब सीरीज को यहीं पे, और मिलते हैं आपसे किसी और क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।